स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हर्षता और मेरे साथ वीरू दिल्ली से साथ देंगे। और मार्केट में आज वीरू अच्छा है, तेज़ी की बहार है। स्पेशली एक ट्रंकेटेड वीक में थोड़ी सी रिस्पाइट मिलना काफ़ी ज़रूरी थी। पिछले हफ्ते हमने देखा है किस तरह से बिकवाली का सिलसिला हावी था और कल ऑफ कोर्स सिलेक्शन के चलते भारतीय बाजार बंद होंगे और उससे पहले एक बहुत तगड़ी रौनक। तो कल सुबह और आज सुबह हम बात कर रहे थे 23,600 को एकदम जिस तरह से हमने लपेटे में लिया है और 800 की तरफ जो बढ़े हैं। अब 780 डे हाई था। क्लोजिंग के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, 600 के ऊपर टिकना या फिर 800 को पार करना? गुड आफ्टरनून हर्षता। देखिए, आज का ट्रेड तो बड़ा खूबसूरत मिल चुका है, बट आपने एक लेवल किया कि आज का इंट्राडे हाई है 23,780। सुबह हर्षता जब आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी करीब 7 बजे, क्या बात की थी हमने? देखिए, हम एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं, बट हमें इस जोन से बाहर निकलने के लिए कॉल राइटर्स के जोन को पार करना पड़ेगा। लेवल्स लेके आइए मॉर्निंग के। द मोमेंट यू विल क्रॉस 23600, 23619 प्रिसाइसली, अगर आप इसको पार करेंगे तो आपको एक लेवल मिलेगा, दैट्स 694, देन 739। हर्षता ने अभी क्या कहा? हाई क्या है? 780। क्या बोला था मैंने? 8 बजे भी, 7 बजे भी और इवन 10:10 पे। द मोमेंट यू विल क्रॉस 694, स्क्रीन पे 739 और 783 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट कर दिया। अब वो इंट्राडे हाई वही है, याद रखिएगा। जो लास्ट पॉइंट में मेंशन करके आया था वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। अब ये क्लोज मिल जाए तो भी अच्छा है। अगर आपने ड्यूरिंग द डे पैसा कमा लिया, बिना स्टैट्स देख के बोल रहा हूँ, तो भी अच्छा है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्या अभी इंट्राडे में गुंजाइश और है? लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस इट। हम डे हाई पर हैं। जरा एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, फिर ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। कंट्रीब्यूटर्स में क्या क्या है? निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट करता हुआ, एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट करता हुआ, रिलायंस कंट्रीब्यूट करता हुआ। कंट्रीब्यूशन जिन चीज़ों से सहयोग की ज़रूरत थी वो बखूबी करते हुए टीसीएस, इन्फोसिस, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टैट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि लूजर साइड में उतना, अगर आप एसबीआई को छोड़ दें तो बहुत कोई प्रभावशाली स्टॉक नहीं खड़ा है। तो अप साइड की गुंजाइश अभी कितने खुलते हैं? आइए देखते हैं 23,800 की कॉल को। एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्राइस यानी सीएमपी और अगले एवरेज के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का डिफरेंशियल है। दैट मीन्स 200 EMA के ऊपर जो पहला एवरेज जिससे हमें बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है, वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो प्लेस्ड है करीब 23,864 पे। बट लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 23,800। ये करीब इंट्राडे में 62 लाख का खड़ा हुआ है, 9.5 लाख से जुड़े हैं। बट मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन 93 लाख का 24,000 की स्ट्राइक पे है। और एक अच्छी बात है कि 23,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है। 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, आउट ऑफ दीज आई थिंक टोटल आउटस्टैंडिंग वाई 62 लाख आज इंट्राडे में जुड़े हैं। और 12 बजे के कार्यक्रम में भी मैंने आपको एक बात कही थी कि एनी डिप टुवर्ड्स 23710 वो एक बाय करने लायक अच्छा मौका होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने इस क्लोजिंग में, अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है, आप थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क रखकर और होल्ड करना चाहते हैं, अगर 783 और 805 का जोन बाइसेक्ट हुआ, इस वीक कॉल राइटर के जोन को अगर आपने पार किया, तो इंट्राडे में मैं फिर कह रहा हूँ 10 डेमा के पोटेंशियल्स हैं। एंड द 10 डेमा इज अलाइंड एट 23862। शॉर्ट कवरिंग का कोई भी अगर आप देखें पैमाना नहीं होता, वो 100, वो 200, 300 पॉइंट कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, वेल एंड गुड, एक अच्छा छुट्टी के सेशन से पहले प्रॉफिट मिल चुका है। बट अगर आप लॉन्ग हैं और 330 तक रखना चाहते हैं, तो हर्षता पोटेंशियल्स ऑफ आई थिंक 862 स्टिल ओपन ऑन निफ्टी। हर्षता और वीरू निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी हम आज सुबह में देख रहे थे कि ये 50-500 से कितनी तेजी से 700 को पार किया और अब 900 के ऊपर है। देखिए हर्षता, लेवल की बात करता हूँ। 50,610 सुबह मार्क किया था क्लियरली मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 8 बजे भी। द मोमेंट यू विल क्रॉस 610, मतलब 50,610 निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? करीब 778 और 51,004।
अब ये 51,004 बला क्या है, ये 51,155 बला क्या है? दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी टिप्पणी मैंने अभी निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में करी 23,864, एंड दैट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग आप समझ लीजिएगा कि पूरे अक्टूबर में हमारे लिए सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, वो रेजिस्टेंस है। अगर आपने 6-10 से लेकर 9-10 तक के ट्रेड में 300 पॉइंट कमाए हैं, दैट्स इनफ, अच्छी बात है, आप बुक भी कर सकते हैं। बट निफ्टी बैंक के लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो रिवॉर्ड खुला है, याद रखिएगा, फर्स्ट इंस्टेंस में अभी 51,155 तक का हो सकता है। अभी मेरे बात करते करते एक्सिस बैंक इज एट डे हाई, बट एसबीआई वो एडवांटेज आपसे खींच रहा है। एक हाथ अगर आप एडवांटेज है तो दूसरे हाथ आपका एक स्टॉक वो एडवांटेज खींच भी रहा है। यहाँ पे अपसाइड कहाँ तक खुला है? मेरे ख्याल से इस मुकाम पे इट्स 51,115, 51,155, दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं, ऑप्शंस के राइटर्स क्या कर रहे हैं। हमने गुरुवार को क्या देखा था? 49,500 50,000 पे पुट राइटिंग। आज क्या हो रहा है? क्या पुट राइटर्स ऊपर खिसक के आए हैं क्या सीएमपी के साथ? 51,000 पे कॉल राइटिंग अभी भी है, इट्स ए टफ जोन टू क्रॉस। 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन आप देखिए 50,800 पे उतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है, 50,600 पे भी नहीं है, और बड़ा ओआई 50,500 तक ही खुला है। तो हर्षिता मैं ये कहूँगा, अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो ले लीजिए बैंक निफ्टी पे, बट अगर आप होल्ड करते हैं तो और पोटेंशियल कहाँ तक का है? वो करीब 51,155 तक का है, बट डाउन साइड कहाँ तक का लग रहा है? वो है 50,500 तक, क्योंकि पुट राइटिंग थोड़ा दूर हुई है, नज़दीक ही किसी स्ट्राइक में नहीं हुई है हर्षिता। बट एडवांटेज इज विद निफ्टी राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पे आईटी है, वहाँ पे रिलायंस है। हर्षिता, ओवर टू यू। और वीरू, यही दो काउंटर्स या फिर दो पॉकेट्स है जो शायद ट्रेंडिंग में भी दिखेंगे आज, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है फाइनली एक रिवर्सल दिखा के। चलिए, ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ऑटो का दिन है आज, टाटा मोटर्स जहां 3.5% ऊपर है, वहीं एमएनएम में 4% प्लस के गेंस, टेक महिंद्रा में एक पुल बैक आता हुआ कल के बिकवाली के बाद, और ट्रेंट भी है जो आज 3-3.25% के गेंस पर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, अपोलो टायर्स, दालमिया भारत, फेडरल बैंक, ये दूसरे स्टॉक्स जहां पर अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनी हैं। आज इंश्योरेंस कंपनियों के लिए दिन नहीं है, वहां पर एक सिरे से बिकवाली का दबाव बढ़ा है, और श्रीराम फाइनेंस भी थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। एमएनएम फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, आईजीएल में कल की धुलाई के बाद आज भी 1% का नॉक है, और चोला इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर करीब 1-1.5% तक की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। लेकिन गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शायद पिछले दिनों में हमने स्टॉक्स में देखी होगी। चलिए, अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों के पैनल को स्क्रीन पर, उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। वो आपको बताएंगे क्या ट्रेड लेना है। फंडामेंटली मयूरेश मार्केट को परखेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए काबाजी, मानस जायसवाल, रचना वैद हमारे साथ है, सोनी पटनायक, जतिन घेड़िया, श्रीकांत चौहान, ये सब आपका साथ देंगे। 2:15 बजे एमएनएम में जो जोरदार तेजी हुई है उसके पीछे सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है सुदर्शन को जोड़ेंगे। 2:20 पर आज जो आईपीओ खुला है एनटीपीसी ग्रीन का, कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी के सीएमडी गुरदीप सिंह और डायरेक्टर फाइनेंस जय कुमार श्रीनिवासन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर 2:30 बजे पीएसयूज के कैपिटल रिस्ट्रक्चर में बदलाव पर दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडा से खास बातचीत का एकांश आपके सामने करेंगे पेश। 2:45 पर रोहन बताएंगे देश में हवाई सफर करने वालों की संख्या में लगातार किस तरह से बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। और 2:50 पर मार्केट पिक वॉइस में पाइपर सेरेका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे। 3 बजे आज कॉर्पोरेट स्कैन में इंडियन होटल के मैनेजमेंट से हम रूबरू होंगे। आज इन्वेस्टर डे पर कई बड़े टारगेट्स इन्होंने सामने रखे हैं। चटवाल साहब आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति, बीटीएसटी, एसटीपीटी ट्रेड्स और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, हल्का सा रिट्रेस हुआ है, और बैंक निफ्टी वहीं पर ही है। निफ्टी हल्का सा रिट्रेस हुआ है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस क्लोजिंग में, और इस क्लोजिंग में क्या लॉन्ग्स के साथ थोड़ा ट्रेड करना थोड़ा आशंकित कर रहा है आपको सर, क्योंकि हम एक छुट्टी की तरफ जा रहे हैं? चलिए, दो बातें, एक तो छुट्टी की तरफ जा रहे हैं, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। अगर अप मूव मिलता है तो वहां पर भी चला जाता है, 5,200 के आसपास भी चला जाता है।
51,000 सॉरी 24,300 200 के आसपास भी चला जाता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग, लेकिन टाइट 3:30 बजे तक। आई डोंट थिंक मैं कैरी करूंगा बीटीएसटी के लिए। फिलहाल मुझे लगता है दिवी स्लैब अच्छा लगता है, 5955 पर ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 15-20 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 6000 का टारगेट है, उसके आसपास निकल जाना चाहिए। अब देखिए वेदर वी आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। हाँ, 5952 पे आपका लॉन्ग ट्रेड है। एक बात याद रखिएगा, इस क्लोजिंग को ट्रेड करने में एक रिस्क है, और वो मैं फिर कहूँगा रिस्क है, क्योंकि कल की छुट्टी है। अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस दूसरे थे। ये छुट्टी एक रिस्क है फॉर ऑल लॉन्ग ट्रेड्स। मानस, आपका टेक? तो वीरेंद्र जी, यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फाइनली 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया स्टॉक ने। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 1495 के आसपास, उसको भी ब्रीच किया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1489 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। और टारगेट आपको 1530 1530 के सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये 1500 वाला कॉल ऑप्शन। इस पे आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 34 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, और देखिए यूनाइटेड स्पिरिट क्या बढ़िया चला, और हर्षिता मुझे खामखा सुबह डांट रही थी, क्या यूबीएल यूएसएल कर रहे हो। देखिए हर्षिता, लुक एट देखिए दोनों, मैं बोल रही थी वीरू, दोनों का विकल्प रखना है क्या? ऑप्शन दोनों का होना चाहिए। बट यूएसएल इज फेवरेबल नाउ हर्षिता। यूएसएल के फेवर में है इस वक्त स्थितियाँ। 1503 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। हाँ, एक बढ़िया मूव। मैं इनफैक्ट वही मेंशन करने वाली थी। रचना जी को जोड़ लेते। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड इस वक्त रहेगा एसबीआई बैंक पे शॉर्ट करेंगे। एसबीआई 808 पे है फ्यूचर्स पे। 813 का स्टॉप लॉस लगा के इस पे पहला टारगेट होगा 800 का और सेकंड टारगेट होगा 795। ओके, सोनी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन मैं करना चाहूंगी गोदरेज सीपी पे। फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। 1201 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। 1180 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1235 1250 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रिवर्सल दिखा रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ऑन चार्ट्स आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अपने लास्ट 3 डेज का जो एक रेजिस्टेंस था 1190 1195, वो लेवल को भी ब्रेक किया है। सो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है। 1200 प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट 1220 कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 9 रुपए में करंट प्राइस पे चल रहा है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 16 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा, अब लाइए श्रीकांत जी को स्क्रीन पे। श्रीकांत जी अमूमन कार्यक्रम में जुड़ते हैं 240 या 230 के आसपास। श्रीकांत जी सब कुछ निपटा के आए हैं या फिर अभी भी कुछ ओपन छोड़ा है? और आज का आपका कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून हर्षदा। नहीं देखिए, आज थोड़ा सा कुछ और भी एक प्री शेड्यूल मीटिंग थी, इसके हमने कुछ शो को जल्दी अटेंड कर लिया। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे 2 बजे का शो हमेशा ही अच्छा लगता है। 2 से 2:30 बजे देखा जाए तो रियल एक्शन होती है आपके शो में, और वो मजा भी आता है उसमें। आज के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आज मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी हमें बिल्कुल देखने मिली है, और मार्केट ने कल के दिन के जो एक ओवरऑल रिकवरी पैटर्न को थोड़ा कंटिन्यू किया है। हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी थोड़ी और बड़ी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा लग रहा है। ये जो रिकवरी है थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी, ऐसा लग रहा है। और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है अराउंड 650 660 के करीब वापस मार्केट को बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मार्केट में लगता है कि पुल बैक जारी रहना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है नेशनल एल्यूमिनियम, इसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं, और 242 243 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके इंट्राडे के सेटअप को देखें तो वहां पे एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। कल के दिन में काफी बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ा एक बार रिवर्सल पैटर्न बना था। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 265 270 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करें और 234 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, 265 270 के स्तर के लिए नाल्को। ये श्रीकांत का व्यू। मयूरेश, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू द पैनल। तो हमारी जो ट्रेडर्स मिड स्टॉक मार्केट्स में इंडिया टीम है, उसको हाइकल लिमिटेड
काफी ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप नतीजे देखें हर्षदा जी, तो ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, सारे पैमानों पे रेवेन्यू ग्रोथ हो, एबिटा परफॉर्मेंस हो, एबिटा मार्जिन्स हो, बॉटम लाइन की ग्रोथ हो, काफी तगड़ी ग्रोथ रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट है हाइकल का, 65% फार्मास्यूटिकल से आता है और 35% क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है। हमने ये रिजल्ट सीजन में देखा है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन वाली बिजनेसेस हैं, जो एग्रोकेमिकल वाले बिजनेसेस हैं, सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस हैं, यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रही है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले कुछ तिमाहियों तक अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी, बिकॉज डोमेस्टिक सिक्लिकल्स विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन, स्पेसिफिकली इन दीज सेक्टर्स। जो एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है 16.5% का पिछले तिमाही में, फर्स्ट हाफ में 15.5%, इज रिलेटिवली बेटर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। जो सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए, दैट इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस आई थी वो फार्मा से आई थी। क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेगमेंट में इन्वेंट्री कंसर्न्स जरूर थे पिछले तिमाही में, बट दैट शुड गेट एड्रेस्ड। और कहीं ना कहीं आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, जैसे राबी सीजन की स्टार्ट रही है, इट शुड बी एड्रेस क्वाइट मीनिंगफुली, जो एबिट पे एक पॉजिटिव प्रभाव ला सकती है। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं। एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी सुपीरियर रह सकती है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मा एंड क्रॉप प्रोटेक्शन दैट हाइकल हैज। तो हाइकल काफी पसंद है। ओके हिकाल, अच्छा ये हिकाल पे आपका टेक हो गया। अच्छा ये ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी को कौन परेशान कर रहा है इस पर? एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा हायर लेवल से ऑफलोडिंग जिसमें हुई है मेरे ख्याल से जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, दैट्स रिलायंस लेके आई स्क्रीन पे 1265। और क्या डॉट रिलायंस ने अपनी रीत को निभाया आज। रिलायंस सुबह चला, अब रिलायंस का कोलैप्स थोड़ा सा निफ्टी को परेशान कर रहा है। और रिलायंस का इंट्राडे हाई डॉट वही एवरेज है जो पिछले 1 अक्टूबर से क्रॉस नहीं कर पाया। फिर डाल दीजिए डायरेक्टर साहब, जैसे सुबह डाला था आपने, द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रचना जी आपका टेक अगेन, हायर शेडो एट 10 डे मा, ऊपर टिक नहीं पा रहा, कोलैप्स हुआ। आपका टेक क्या इंट्राडे पे रिलायंस पे? जी रिलायंस जो है आज सुबह बहुत उसने अटेम्प्ट करी ऊपर जाने की, लेकिन उसने रेजिस्टेंस भी फेस किया और ऊपर जा नहीं पाया है। और मेरे हिसाब से यहाँ से अगर ये 5-10 रुपीज भी और गिरेगा तो इसमें फिर वीकनेस बढ़ेगी। 1280 के आसपास का रेजिस्टेंस है जो इसने टेक आउट करने में बहुत दिक्कत करी है। तो मेरे हिसाब से अब ये डाउन साइड पे सपोर्ट की तरफ जाएगा, विच इज अराउंड 1250, अभी 1267 पे है। तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट लुकिंग गुड। थोड़ा सा पीटर डाउन करता हुआ रिलायंस अपने डे हाई से जो 1281 का था, देखते हैं यहाँ से फिर घूमता है या फिर फिसलता है, जिसकी चिंता रचना जी को भी है। लेकिन एक स्टॉक जो अभी मेरे रेडार पर आ रहा है, दालमिया भारत स्क्रीन पर रखिएगा। दालमिया भारत में 4.5% के गेन्स हैं आज। चला अच्छा है ये काउंटर, इनफैक्ट आई थिंक कि डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं। और ओआई एडिशन करीब 5.25% का। श्रीकांत, क्या ट्रेड लिया जाए? कंसिडरिंग वैसे भी नाल्को और बाकी कमोडिटी स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल चुके हैं, तो दालमिया भारत कैसे पॉइज्ड है? बिल्कुल। तो देखिए दालमिया भारत अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो ये कंटिन्यूअसली इसी रेंज के अंदर, यानी कि 1700 1650 ऑन द लोअर साइड एंड 1900 1950 के हायर बैंड पे हमेशा ही रुकते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वापस से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यानी कि लोअर बाउंड्री को छूने के बाद इसमें रिकवरी पैटर्न बना है। मुझे लगता है कि ये इन लेवल से भी एक बार हम करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। शायद ये स्टॉक वापस से 1900 1950 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसने काफी बड़ा यानी कि नियरली 6 महीने का वक्त निकाला है इसी रेंज के अंदर। तो करंट रिवर्सल पैटर्न काफी मुझे लग रहा है कि एक बुलिश सॉर्ट ऑफ पैटर्न है। और करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो रहेगा 1720 रुपए का। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अपसाइड जो नजर आती है वो है 1850 से लेकर 1950 की। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से अवेलेबल है। एक अच्छा ट्रेंड दालमिया भारत ने और काफ़ी दिनों बाद आया है, स्पेशली जब सीमेंट कंपनियों के नंबर्स डिसअपॉइंट कर रहे थे
उसके बाद अब ये स्टॉक्स थोड़ा सा अपनी चाल को सुधारते हुए। ऐसा ही एक ट्रेड हमने सुबह में आइडेंटिफाई किया था, फेडरल बैंक। एंड आई रिमेंबर आशीष भैती का वो पहला टारगेट हिट हुआ, उसके बाद बातचीत हो रही थी कि क्या 208 तक होल्ड करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा होल्ड कीजिए, 214 जा सकता है। 209 के पार निकलता हुआ ये काउंटर। यहाँ पर भी ओआई एडिशन करीब 6-6.5% के आसपास का हुआ है और ये भी एक इंटरेस्टिंग मूवर ही साबित हुआ है आज के लिए। वीरू, आज सुबह में आई थिंक भारत फोर्ज भी एक जानकार ने मेंशन किया था, आई डोंट रिमेंबर हु, लेकिन सोनी हो सके तो भारत फोर्ज पर एक बार नजर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो तेजी आ रही है उसमें क्लियरली कुछ लॉन्ग पोजीशंस जुड़ने के आसार बन रहे हैं, जिस तरह का ओआई आया है। जी हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है भारत फोर्ज एक अच्छे रिवर्सल पे यहाँ पे आया है, फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं यहाँ पे। 1300 सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, बट इमीडिएट बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो 1320 सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। पुट एडिशंस वहां पे हो रही है अग्रेसिवली। ये अपने 200 EMA रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1420 1430 के लिए एक यहाँ पे स्पेस है। सो करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। 1320 सपोर्ट, स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। पोजिशनल टारगेट 1420 1425 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1425 के लिए एक मौका भारत फोर्ज में इस समय बन जरूर रहा है। ऑटो की बात कर रहे हैं तो आप M&M रेडार पर रखिएगा। 2980 के लेवल्स पर टाटा मोटर्स देखिए 798 पर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर अब ऑफ कोर्स देखना होगा कि क्या ये दोनों ही काउंटर्स अपने 52 वीक हाई की तरफ इस तेजी के साथ पहुंच सकते हैं। वैसे M&M पर CLSA की एक रिपोर्ट आई और उस स्टॉक में उसी के बाद तेजी बनती दिखाई दी है। सुदर्शन हमारे साथ है बताने के लिए CLSA को क्यों पसंद है इस समय ये स्टॉक। सुदर्शन। CLSA का आज M&M पे एक नोट आया है। CLSA ने कंपनी पे आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट है 3440 पर शेयर, यहाँ से लगभग 20% ऊपर। CLSA ने अपने इंडिया फोरम 2024 पे कल राजेश जजूरीकर को होस्ट किया था और वहाँ से जो कमेंट्री आई है वो पॉजिटिव दिख रही है। आपको पता होगा कि M&M का Q2 रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर था और उसका जो एक मुख्य कारण था वो है SUV में स्ट्रॉन्ग डिमांड। उसी को देखते हुए कंपनी का ध्यान अब एंट्री लेवल SUV से मिड और प्रीमियम मॉडल में बदलाव पर है और मानते हैं कि कंज्यूमर्स एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए 10% अतिरिक्त खर्च करने के लिए रेडी है। और उसका एक मेन एग्जांपल है थार SUV का डिमांड, जो कि थार SUV का सेल्स कुछ एक महीने पहले तक 700 यूनिट्स पर मंथ था और आज थार SUV का सेल्स 6000 यूनिट्स पर मंथ है और कंपनी इसमें फर्दर अपसाइड देखती है और उसका मुख्य कारण होगा थार SUV का 5 डोर वर्जन लॉन्च। दूसरा जो कारण है, कंपनी के अनुसार कंज्यूमर्स पेट्रोल एंड डीजल मॉडल पे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके अनुसार पेट्रोल एंड डीजल मॉडल पे GST कम है। आगे बात करते हैं FY 25-26 का ग्रोथ कंपनी के अनुसार पेट्रोल एंड डीजल मॉडल न्यू मॉडल बेसिकली लीड करेगी। आगे की बात है EV पे। कंपनी का अगले 12 महीने में कई EV लॉन्च करने का प्लान है, उसमें से 2 मॉडल्स XEV 9e और B6 का लॉन्च अगले वीक है। ये सब पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जिसको देखते हुए CLSA M&M पे पॉजिटिव है। ओके सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया M&M पे ये टेक जो समझाने के लिए अच्छी तरीके से। और अब चलिए अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा मोड़ते हैं और ऑटो से निकल के बात करते हैं NTPC ग्रीन के IPO को लेकर। और हमारे साथ इस वक्त श्री गुरदीप सिंह CMD NTPC ग्रीन्स के मौजूद हैं और साथ ही साथ श्री जय कुमार श्रीनिवासन डायरेक्टर फाइनेंस NTPC ग्रीन्स के। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और गुरदीप जी नमस्कार। श्रीनिवासन जी, आपको एक बात बताऊँ मैं आपको, एक गुजरा ज़माना याद आ गया। हम सब ने अपना करियर शुरू किया था मेरे ख्याल से NTPC के IPO से। उस वक्त हम ब्रोकिंग में हुआ करते थे। क्या गजब डीमैट अकाउंट खुलवाए थे हमने NTPC के IPO के लिए। अब NTPC ग्रीन्स का IPO, ये 10,000 करोड़ रुपए का IPO। सबसे पहले थोड़ा सा समझाइए सर कि रिन्यूएबल स्पेस में आपकी आज की तारीख में प्रेजेंस कैसी है और ये जो 10,000 करोड़ रुपए आप रेस कर रहे हैं सर, ये पहला प्रश्न आपसे गुरदीप जी। इसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, कितना आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, कितना उससे पे करेंगे आप, रीपे करेंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि NTPC का जहां तक सवाल है, वो देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी है और हम 1/4 पावर सप्लाई करते हैं। और इसी तरह से जो एनर्जी ट्रांजिशन है और जो ग्रीन की तरफ जो अभी हमको आगे बढ़ना है, उसमें भी NTPC ग्रीन एनर्जी जो है उसी तरह की भूमिका निभाएगी जैसे कि NTPC ने पावर सेक्टर में निभाई है। और आज के दिन
हमारी कैपेसिटी है 3,300 मेगावाट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब शुरू में जो है ना सोलर का शुरुआत हुआ था। और उस समय से लेके आज तक हमने काफी जो है ना अपनी कोर कॉम्पिटेंस को बढ़ाया है। और इसको हमने उस समय पर इन्वेस्ट करना शुरू किया जिस समय पर बाकी लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उस समय पर जो इसके भाव बहुत ज्यादा थे। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले ऑलमोस्ट 3 साल में हमने इसको एग्रेसिव रूप में जो है ना इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी हमारे तकरीबन 11,000 मेगावाट प्लस अनदर 3,000 मेगावाट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस साल मार्च तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक हम लोग 6,000 मेगावाट पे पहुंच जाएंगे। और अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में ये 5,000 मेगावाट ऐड करेंगे और उससे अगले वित्तीय वर्ष में 8,000 मेगावाट ऐड करेंगे। तो मार्च 2027 तक तो कुल क्षमता जो है वो 19,000 मेगावाट की हो जाएगी। और उसके बाद भी हम जो है ना तेजी से काम कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेट्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर है, पीएसयूज के साथ में ज्वाइंट वेंचर है, और जो हमारे बड़े जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है उसमें काम चल रहा है। तो हम 2032 तक हमारा लक्ष्य है कि 60,000 मेगावाट पे पहुंच जाएंगे। अभी हम 10,000 करोड़ जो है ना का आईपीओ लेके आए हैं, नए शेयर होंगे। और ये सारे के सारा जो है नए प्रोजेक्ट्स में इसका उपयोग किया। ओके, अच्छा मिस्टर कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर आप मुझे पिछले 1-2 वर्षों का आपके टॉप लाइन का ग्रोथ और बॉटम लाइन का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, क्या ग्रोथ रही सर पिछले 3-4 साल में? जी देखिए, कैपेसिटी में एनजीएल जो है इसकी स्थापना 2-2.5 साल का ही कार्यरत है, तो उसके 2 साल का मैं फिगर देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारी कैपेसिटी जो है वो 1445 मेगावाट थी, जो आज आके 3320 पे पहुंची है। तो एक 2.3 टाइम्स देयर इज अ ग्रोथ इन द कैपेसिटी। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है हमारा 910 करोड़ था सन 2022 में, जो आज 1963 पे है। तो एक सीएजीआर के माध्यम से 46.82 सीएजीआर ग्रोथ है इसमें। ऑपरेटिंग एबिटा जो है हमारा 795 करोड़ था 22 में, आज वो चल के 1746 करोड़ है, जो अगेन 48% ग्रोथ माना जाएगा सीएजीआर के तौर पे। और हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 95 करोड़ था, जो आज चल के 345 करोड़, एक 90% इसमें सीएजीआर ग्रोथ है। और हमने कंसिस्टेंटली इसमें 89 to 90% एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है। और इसके चलते हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पैट मार्जिन भी बहुत अच्छा रोबस्ट है। तो आगे के लिए ये और जैसे सीएमडी साहब कह रहे थे कि इसमें हम लोगों का लक्ष्य जो है सन 2032 तक इसको 60 गीगावाट तक हम लेके जाएंगे। इमीडिएटली 3 साल का अगर लक्ष्य जो है वो 19 गीगावाट कमीशनिंग का है हमारा, जिसके तरफ हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे पास एक विजिबल पाइपलाइन जो है प्रोजेक्ट्स के, वो 26 गीगावाट का पाइपलाइन है, उस पर काम कर रहे हैं। आगे चल के और आइडेंटिफाई करेंगे और आगे स्टोरेज प्लस हाइड्रोजन बिजनेस में के लिए भी हमारा इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। ओके, ठीक है। मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा पीछे की ग्रोथ को जान रहा था सर, क्या ट्रेजेक्टरी रही आपकी ग्रोथ की, क्योंकि अभी हम शायद बहुत भविष्य में बात ना करें। पर गुरदीप जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जितने भी आपके सोलर और विंड पावर एसेट्स हैं, ये कितनी स्टेट्स में लोकेटेड हैं और कितनी स्टेट्स में आप प्रोसीड करेंगे, ताकि जो लोकेशन स्पेसिफिक जो जनरेशन वेरिएबिलिटी होती है वो मेंटेन रहे? देखिए, जो सबसे ज्यादा जहां पर सोलर का जो पोटेंशियल है वो कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सब में हम ऑलरेडी, और मध्य प्रदेश, इन सब में ऑलरेडी हमारे कुछ प्लांट्स कमीशन हुए हैं और बहुत सारे प्लांट्स में काम चल रहा है।
और आगे आने वाले दिनों में जो जो टेक्नोलॉजी का भी जो है वो जो डेवलपमेंट हो रहा है और कॉस्ट कर्व भी जो है जो नीचे आ रहा है, तो हम एक पैन इंडिया कंपनी है, तो हम पैन इंडिया में भी इसका जो है ना पूरी तरह से इसके ऊपर कार्यरत हैं कि किस तरह से ये पैन इंडिया की इसकी प्रेजेंस हो। और हम लोगों ने न केवल ग्राउंड माउंटेड, लेकिन उसमें जो फ्लोटिंग सोलर है उसके ऊपर भी हम पहली कंपनी है जिन्होंने 262 मेगावाट एज एनटीपीसी हमने कमीशन किया था हमारे रामगुंडम में। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो संभावनाएं हैं उस पे सब पे हम काम कर रहे हैं, और पूरे देश में ये जो जितना पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से हम अग्रसर रहेंगे। और फिलहाल हमारा जो ज्वाइंट वेंचर है वो राजस्थान के साथ हो गया है 25 गीगावाट, मतलब 25,000 मेगावाट के लिए, और इसी तरह से महाराष्ट्र के साथ हुआ है 2 कंपनियों के साथ, जो कि टोटल मिलाकर के 20,000 मेगावाट के लिए है। और अभी जो हमारी एडवांस स्टेज में है वो है आंध्र प्रदेश के साथ में। शीघ्र ही आपको उसकी भी सूचना मिलेगी कि उसके लिए भी हम जो है ना काफी अच्छी जो है ना 10,000 से 20,000 मेगावाट तक के का लक्ष्य रखे हुए हैं। और इसी तरह से हमारा जो ज्वाइंट वेंचर है IOCL के साथ में, DVC के साथ में, ONGC के साथ में, तो हमारा जो ये विश्वास है कि 2032 तक हमको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही हम 60,000 मेगावाट का लक्ष्य तय कर लेंगे। और ये एक अंतरिम पड़ाव होगा, न कि जो है ना जो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ये, क्योंकि जिस तरह से 500 गीगावाट का भी जो सरकार का जो टारगेट है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है और इससे भी आगे जाएगा, और आने वाले दिनों में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और साथ में स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी अब उसको जो है ना वाइबिलिटी में आ गए हैं, तो इसके कारण भी जो है ना इसकी जो तेजी आएगी जो है ना सोलर और विंड जो है ना प्रोजेक्ट्स को लगाने में और उसको इंटीग्रेट करने में ग्रिड में। और भविष्य में 3 से 4 साल के बाद में ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल की जो जो आपने सुना होगा उसके बारे में भी इसके लिए सरकार ने काफी पहल की है पॉलिसी के द्वारा, और ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो आंध्र प्रदेश में एक हाइड्रोजन हब, उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है उसको डेवलप करने के लिए, तो उसका भी जो है ना जल्दी ही आपको समाचार मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, 3 से 4 साल जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिलहाल हमारा सोलर और विंड के ऊपर और स्टोरेज के ऊपर जो है ना इसका मेन कंसंट्रेशन है। श्रीनिवास जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, आप ये जो 10,000 करोड़ फंड रेस कर रहे हैं उसमें से पार्ट कैपेक्स के लिए जाएगा और एक बड़ा हिस्सा दरअसल अपने डेट को कम करने के लिए जाएगा। क्या आप हमें टाइमलाइन दे पाएंगे कि इस फिस्कल में कितना आप डेट कम करना चाहेंगे और कब तक इसे और कम करेंगे? नहीं, ये 10,000 करोड़ जो हम रेस कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे कैपेसिटी एडिशन के लिए यूज करेंगे, लेकिन कुछ अल्पकाल के लिए जो सरप्लस फंड रहेगा उसको हम जो कुछ हमारे सब्सिडरी कंपनी के जो डेट्स है उसको कम कर देंगे। बट आगे चल के जैसे ही कैपेसिटी एडिशन और होगा तो और उसको डेट लेना पड़ेगा हमको कैपेसिटी एडिशन को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो ये 7,500 करोड़ डेट फिर क्लियर नहीं होगा? Am I understanding that correctly? No, immediately when we mop up the money, so that will reduce our debt burden for some time, and then again it will pick up. ओके, ऑल्सो ये गुरदीप जी स्टोरेज की बात कर रहे थे और ग्रीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो गुरदीप जी किस तरह का इन्वेस्टमेंट जाएगा एंड हाउ सून विल यू स्टार्ट ऑन दैट फ्रंट, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? क्योंकि जो आप बिजनेस इस समय कर रहे हैं वो तो है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, और वो स्टोरेज आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्टोरेज में तो हमने काम शुरू कर दिया है। हमने 1500 मेगावाट आवर के लिए बिड्स मंगवा ली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी माह में उसको अवार्ड कर दें। और जो ग्रीन मॉलिक्यूल का है उसके ऊपर भी हमने काम शुरू किया है कि हम फ्यूचर रेडी हमेशा रहते हैं, और आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमारी टीम का काम करती रहती है। और इसका जो अभी फिलहाल हम इसके लिए नंबर नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये जो बैटरी की प्राइसेस जो कुछ करेक्ट हुई हैं पिछले 6 महीने में, उसके कारण हमारा तकरीबन 20 गीगावाट आवर से लेकर के 30 गीगावाट आवर तक का अगले 2 से 3 साल में हम निवेश कर पाएंगे। और रफली आप ले सकते हैं कि 1 से 1.25 करोड़ पर मेगावाट आवर का जो
इसमें जो है निवेश का संभावना होगी। और ग्रीन मॉलिक्यूल का जहां तक सवाल है वो अभी थोड़ा सा उसमें समय है, लेकिन अभी हम केवल पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और अभी हम जो ग्रीन हाइड्रोजन हब का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके ऊपर फिलहाल हमने 1200 एकड़ जमीन जो है वो विशाखापट्टनम के पास में कुड़ीमठ का एक जगह है वहां पर ली है, और उसको हम हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जहां पर ग्रीन मैथनॉल, ग्रीन एथनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सभी तरह का जो है वो प्रोडक्शन की तैयारी की जा रही है। और साथ में ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन जो वैल्यू चेन है उसके लिए भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में कोशिश करेंगे कि निवेश आए। जो जरूरी नहीं है कि हम खुद करें, लेकिन हम जो है ना उसको इनेबल करेंगे बाकी लोगों को करने के लिए। मेरा फाइनल सवाल गुरदीप जी आपसे है, क्योंकि आपके रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में दोनों विंड और सोलर एसेट्स हैं, क्या ज़्यादा कैपेसिटी सोलर की ही होगी या फिर ये 50-50 की होगी? जो आपका 60 गीगावाट्स कैपेसिटी का प्लान है बाय 2032। ये आपने बहुत अच्छा सवाल जो है ना पूछा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद में जो हमने अपनी जो स्ट्रेटजी और बिजनेस प्लान में जो रखा है वो है 90% सोलर और 10% विंड। उसका एक कारण ये भी है कि हमने बहुत पहले इसके बारे में विचार किया था कि जो सोलर के साथ में स्टोरेज इज वेरी इजी, कि आप दिन में सोलर है उसमें से कुछ भाग जो है आप जो है उसका स्टोरेज में डाल लीजिए, और जब ऑफ सोलर आवर्स है, पीक आवर जिसको हम बोलते हैं, उस समय पर उसको ग्रिड में आप जो है ना सप्लाई कर दीजिए। विंड के साथ में एक समस्या है कि विंड जो है ना कभी भी जो है ना किसी भी भाग में देश में वो पूरे साल उपलब्ध नहीं रहती है, जबकि सोलर जो है वो पूरे साल उपलब्ध रहती है। तो इसलिए इसका नेचुरल जो है वो जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स सोलर रहेगा हमारा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट का। और आगे वाले दिनों में सोलर की कैपेसिटी प्लस स्टोरेज कैपेसिटी विल प्रोवाइड ए वायबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर मीटिंग द पावर रिक्वायरमेंट एज पर द ग्रिड कंडीशंस। एक थोड़ा सा अलग सवाल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर एफिशिएंट। मैं कहीं पढ़ रही थी, नॉर्मली लोगों को लगता है कि जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहीं पर सोलर पावर सबसे एफिशिएंटली काम करते हैं वो स्टेशंस, लेकिन आई वाज रीडिंग समथिंग कि शायद जहां पर ठंडा मौसम होता है वहां पर ज्यादा एफिशिएंसी होती है। इस पर क्या कुछ आप डिटेल शेयर कर पाएंगे गुरदीप जी? व्हाट इज बेटर, सेटिंग इट इन राजस्थान और मे बी लद्दाख? देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि सोलर इंसोलेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आप उसको हार्नेस कर सकते हैं। और जो आपने लद्दाख की बात की वहां पर तो बहुत ही अच्छा है, राजस्थान गुजरात भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से आता है। सबसे ज्यादा अच्छा तो लेह लद्दाख में ही है, लेकिन जो राजस्थान है, गुजरात है, जो आंध्र प्रदेश है, जो तेलंगाना है, कर्नाटका का कुछ भाग है उसमें काफी अच्छा है, जबकि जो है ना कुछ भाग में जो है ना उसके बाद वाला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो एफिशिएंसी जो बढ़ती जा रही है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जितनी हम यूनिट्स पर स्क्वायर मीटर या पर 100 स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर किलोमीटर जितना पहले हम ले सकते थे, उतना अब हम जो है ना जो पहले अभी कंपैरेटिवली यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद में और ज्यादा हो गया है। तो आने वाले दिनों में ये पूरे देश में भी जो है ना काफी वायबल होता जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो एरिया जहां पर सोलर इंसोलेशन ज्यादा है वहां पर ये सबसे सस्ती पड़ेगी और सबसे कंपिटिटिव रहेगा, और हम पहले उसी को टारगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही थी, और इसीलिए जो ISTS वेवर जो सरकार ने जो दिया था वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिया था। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। NTPC ग्रीन का IPO मैं आपको याद दिला दूं आज खुला है, 22 नवंबर तक आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 102 से 108 रुपए कंपनी ने प्राइस बैंड तय किया, 10,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। याद रखिएगा NTPC ग्रीन NTPC की सब्सिडरी है। चलिए, इस बीच जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। टाइटन में लॉन्ग साइड की तरफ लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मोमेंटम ऑन दी अपसाइड कंटिन्यू रहेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में।
ऑन दी अपसाइड टारगेट रहेंगे 33.95 के और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 31.90 का। ओके टाइटन, ये सुबह सुबह राजेश सतपथी जी का पहला ट्रेड था, अच्छा करता हुआ और मूव इसमें अच्छा आया है। मीनवाइल निफ्टी करीब करीब 23,700 की ट्रेजेक्ट्री को पकड़े हुआ है। याद रखिएगा 23,700 का मतलब क्या है। रिलायंस का इम्पैक्ट इसको नीचे लेके आया लगभग, जब हमने इसका कार्यक्रम की शुरुआत की थी इट वॉज आई थिंक 752, 50 पॉइंट रिट्रेस हुआ है। बट ये आज के सबसे बड़े पुट राइटर्स का क्लस्टर है। एक बार मारुति लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज़। मारुति 11,063 पे ये स्टॉक आज फिर कोलैप्स हुआ, 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से थोड़ा सा कोलैप्स होकर ट्रेड करता हुआ। अभी मेरे स्क्रीन पे इसमें ताबड़तोड़ जो है ना वो कॉल राइटिंग हो रही है। शिल्पा जी एक बार देखिएगा 11,064 पे, हालांकि कोई बहुत बड़ा वाइल्ड मूव नहीं है, बट मारुति पे आपका टेक क्या है? बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड सिंकिंग जोन में, मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये रेयर आई थिंक चीज़ें हैं। इतना तो ये मई 2020 में यानी ड्यूरिंग कोविड कोलैप्स हुआ था। इतना बड़ा डिफरेंशियल फ्रॉम आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट मारुति में कम ही करता है। आपका टेक क्या कह रहा है शिल्पा जी मारुति पर? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है मारुति में आज कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव हो रहे हैं 11, 200, 300, 400 सारे स्ट्राइक प्राइसेस में, और पुट राइटर्स थोड़े से एग्जिट हो रहे हैं। सो दोबारा टुवर्ड्स 10,700 को रीटेस्ट कर सकता है अगर आज 11,000 लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज करता है। अगर 11,000 के ऊपर होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, बट उसका फ्रेश अपसाइड आपको 11,300 के ऊपर ही नजर आएगा जब वो कॉल राइटर्स के कंफर्ट जोन को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 11,000 इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेक होता है तो 10,700 रीटेस्ट हो सकता है दोबारा। सोनी जी मैं एक बार फिर से आपसे हाथ छोड़ के क्षमा चाहूँगा। हालांकि आपने मेरा सम्मान पूरा रखा, मैंने बोला था शिल्पा और आपने चुपचाप रिप्लाई कर दिया। रचना जी ने, सब ने गरिमा रखी है ना इस बात की कि मैंने गलत बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सोनी जी समझ गई हैं सोनी जी। खैर छोड़ते इस बात से, M&M को निकालिए आपकी स्क्रीन पे। M&M पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, मारुति की वीकनेस है। फिर लेके आइए आप एक स्टॉक और जो मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा और मूव अच्छा जनरेट कर रहा है। सुबह भी ये कॉल मेरे ख्याल से रचना जी की थी, दैट्स आई थिंक MCX रचना जी की थी या फिर शिल्पा जी की कॉल थी ये, बट इस वक्त रचना जी से पूछते हैं। अब MCX क्या कर रहा है? MCX 50 डेमा से पुल बैक जनरेट कर रहा है और अंतिम दौर तक कंटिन्यू कर रहा है। रचना जी आपका व्यू क्या है? इसको थोड़ा कैरी करना चाहिए क्या कल के लिए, और कोई फ्रेश कॉल जो आप जोड़ना चाहें? देखिए ये 6,000 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिव तो रहेगा, और अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक अपना जो है उसको और एक्सटेंड करे तो दिस कैन गो फर्दर हायर टुवर्ड्स 6,200 एंड इवन 6,300। लेकिन पूरे मार्केट में उसके लिए जो तेजी बनी हुई है उसको एक्सटेंड होना पड़ेगा और तब कहीं जाके ये चीज प्ले आउट होगी। 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ नेवरदलेस इसको कैरी कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके तो MCX में एक अपॉर्चुनिटी 3.25% की। चलिए 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं। सोनी जी सस्ता ऑप्शन आप निकाल कर रखिएगा। रचना आपके पास आएंगे FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार मानस से समझेंगे और मयूरेश है तो मिड कैप फंडा भी उनसे ले लेंगे। सोनी बताइए सस्ता ऑप्शन। हर्षद जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी आयशा मोटर्स 5100 कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज 30-31 इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 10 रुपए का, टारगेट है 60 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 75 का। आयशा मोटर्स में आज अग्रेसिव 5% के फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है और एक कंसोलिडेटेड रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे अप्रोच हो रहा है। मुझे लगता है 5030 के ऊपर जब स्टॉक निकालेगा टुवर्ड्स 51, 50, 5200 लेवल को टेस्ट कर सकता है। सो फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे, अप्रोच कर रहे हैं कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, 4900 सपोर्ट भी काफी अच्छा लग रहा है। सो 5100 कॉल ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे हो गई सोनी पटनायक जी की आयशा मोटर्स की कॉल। रचना जी आपका ट्रेड आज का FNO सुपरस्टार।
जी मेरा जो आज का ट्रेड रहेगा वो बीओबी में रहेगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एसबीआई में सेल दिया था, अभी हम बीओबी में भी सेल देना चाहेंगे। फ्यूचर्स तो ये 240.6 पे है। अगर इसको यहीं पे शॉर्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 242.5, तो डाउन साइड पे 237 का पहला टारगेट और 235 का दूसरा टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये फिलहाल आपके लिए इस समय ट्रेड 245 की तरफ आ रहा है। मानस बताइए, एफनो नहीं, चार्ट का चमत्कार। देखिए चार्ट के चमत्कार के लिए हर्षिता जी लाल पैटर्न में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3600 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 3034 का लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 3150 के टारगेट सेट करने लाल पैटर्न में। अगर चाहें तो 3100 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो भी खरीद सकते हैं। 29-30 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपए के टारगेट से। फिलहाल आपके लिए डॉक्टर लाल 3100 का कॉल ले सकते हैं। तेजी वाला ट्रेड फिलहाल आपके लिए आ रहा है। अब मयूरेश जी बताइए, मिड कैप फंडा। तो अर्शिता जी, आई थिंक ट्रेडर्स पे टीम हमारे अवंती फीड्स काफी ठीक ठाक लग रहा है करंट लेवल से। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है श्रिम्प प्राइसिंग की, ये काफी स्टेबल रहनी चाहिए। दूसरी चीज आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ, ये भी ठीक ठाक रहना चाहिए विद इम्प्रूव्ड एबिटा मार्जिन्स। इनफैक्ट अगले 2 वर्षों के लिए एबिटा मार्जिन्स 10% के ऊपर निकल जाने चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो काउंटर अवेलिंग ड्यूटीज यूएस ने इम्पोज किए थे कुछ तिमाहियों पहले, बट स्पेसिफिकली आई थिंक जो दूसरे देशों पे भी इम्पोज हुए, इक्वेडर हुआ, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया और डिफरेंशियल रेट्स पे, हमें लगता है आई थिंक इंडिया प्रॉब्ली इज एट अ बेटर पोजीशन व्हेन इट प्रॉब्ली कम्स टू दिस। और जो ये फोरे कर रहे हैं पेट फूड में, फिश फीड बिजनेस में, वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एडेड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। कैश रिच बैलेंस शीट है, आरओईज में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विद एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो एक मोमेंटम कॉल होगा, बट वो कॉल अवंती फीड्स पे। फीड्स मौका तेजी का। चलिए फटाफट से सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए रैप कर रही हूँ। हमने इनफैक्ट शुरुआत सोनी के ट्रेड्स के साथ की थी। जो आयशो मोटर्स का 5100 वाला कॉल है, 60-75 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 10 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। फिर रचना ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस किया, 237-235 के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड है। इससे पहले इन्होंने एसबीआई पर वैसे भी शॉर्ट की कॉल दी है। डॉक्टर लाल पसंद है मानस को, 3100 तक जा सकता है काउंटर, 3120 तक के लेवल्स भी आगे मिल सकते हैं इस पुल बैक में। और पसंद है अवंती फीड्स मयूरेश जोशी को। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय आ रहा है। चलिए, ये तो कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन एक दो और पॉकेट्स पर आपकी नज़रें गई होंगी आज। एक तो जीएमआर एयरपोर्ट, सुबह में हम मेंशन कर रहे थे, देखिए अच्छा यहाँ पर मूव आया है कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि इनके अक्टूबर की जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसमें एक पिकअप देखने को मिला। लगे हाथ इंटरग्लोब एविएशन भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में करीब 2-2.5% तक की तेजी बनी है। अब इस पूरे बास्केट को आपने साथ में जोड़कर देखना है, क्योंकि भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 नवंबर को एक ही दिन में 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की है, फ्लाई किया है। ये पहली बार है कि एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की। अब आई डोंट नो ये कोई इवेंट था या कुछ और था, लेकिन ये जो ट्रेंड है कि और ज़ोर पकड़ सकता है। रोहन इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। रोहन, 5 लाख का फिगर एक ही दिन में, कोई ख़ास वजह थी क्या? जी, अधिकतर ये वो ट्रैफिक है जो फेस्टिविटी से लौट रहा है, और अभी चूंकि ईयर एंड बचा हुआ है तो हमें कुछ और अच्छी खबरें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहरहाल जो रिकॉर्ड बना है, पहली बार इतिहास में 5 लाख यात्रियां जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उन्होंने एक दिन में ट्रैवल किया है। 5,05,000 का फिगर रहा है। इसके अलावा जो फुटफॉल रहा एयरपोर्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम टोटल फ्लाइट्स की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा था, 3173 फ्लाइट्स डिपार्चर हुई एक दिन में।
और इसी दिन 17 नवंबर को अगर हम तमाम जो एयरलाइन है उनका पैसेंजर लोड फैक्टर देखें तो सभी 90% से ज़्यादा था, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो 90% से ज़्यादा भरी हुई थी। तो ये सारे अच्छे इंडिकेशन हैं। अगर GMR के भी अगर आंकड़े आप देखें अक्टूबर के, वो भी काफ़ी अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे 39,000 फ्लाइट्स हैंडल किया गया उन्होंने अक्टूबर के मंथ में, और अगर टोटल यात्रियों की संख्या की हम बात करें तो 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 64 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया। इसी तरह से हैदराबाद एयरपोर्ट पे 24 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया, लगभग 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली। गोवा एयरपोर्ट पे भी लगभग 3.5 लाख यात्रियों की आवाजाही रही। मुंबई एयरपोर्ट पे अगर हम कहें, मुंबई एयरपोर्ट एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है, वहां पे भी अगर हम देखें तो वहां पे 44 लाख यात्री, वहां पे 4% की बढ़ोतरी दिखी पिछले साल के कंपैरिजन में। एक और आंकड़ा है इग्जिगो की तरफ से, जो ट्रैवल पोर्टल है, उनका कहना है कि जो नवंबर और दिसंबर में वो बुकिंग देख रहे हैं बचे हुए फेस्टिव सीजन या ईयर एंड की बात करें, 70 to 80% इंक्रीज उनको दिख रहा है बुकिंग्स में, फ्लाइट के बुकिंग्स में। तो ये सारे आंकड़े बहुत अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं, कम से कम शॉर्ट टर्म में अगले कुछ महीनों के लिए तो एयर ट्रैवल की अगर जहां तक बात करें हम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिर उस लिहाज से आप इस पूरे सेक्टर में आता देखेंगे। और ये छुट्टियों से कुछ वापस आने वाली संख्या थी जो 5 लाख रही। अब ये विंटर वेकेशन के लिए मैं सोच रही हूँ किस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे। थैंक्स रोहन उस अपडेट के लिए। तो फिर सवाल यही है कि यहाँ पर ट्रेड का मौका किधर है, GMR एयरपोर्ट पर, इंटरग्लोब में या दोनों में? जतिन बताइए। अगर जो चार्ट्स वाइज या स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो मेरे को लगता है कि इंडिगो में बेटर प्लेस्ड है। उसका रीजन है कि ये जो अप ट्रेंड में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और डेली चार्ट्स के ऊपर एक कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन नीचे ब्रेकआउट हुआ लेकिन प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इंडिगो में। हमें लगता है कि अगर जो लॉन्ग साइड की तरफ यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो 4000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में 4300 के टारगेट्स रहेंगे। अच्छा, हम लोग का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ना हमारा उन 5 लाख में कोई गणना थी, ना इंटरग्लोवेशन के लिए, ना GMR एयरपोर्ट्स पे। हम घर पे रहते हैं, क्या करें, कहीं घूमने तो जाते नहीं हैं, ज़्यादातर तो हम घर पे रहते हैं। ये घूमने फिरने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, है ना। मयूरेश जी, आपका व्यू GMR एयरपोर्ट्स पे, इंडिगो पे क्या पिक करना चाहिए इस जो आने वाला सीजन है दिसंबर नवंबर के लिए? दोनों आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से ठीक ठाक है। आई थिंक जो रोहन बता रहे थे, और जो मैक्रो टेलविंड्स हैं, 40 से 50 नए एयरपोर्ट होने वाले हैं वीरू जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आज आप प्राइसिंग देखिए, प्राइसिंग हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आज अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट निकालते हैं रेलवे का और एक नॉर्मल साधारण इकोनॉमी क्लास टिकट निकालते हैं रूट के लिए, तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग में फर्क है नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, अर्बन स्पेंडिंग हालांकि थोड़ी सॉफ्ट है अभी, बट जनरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डायनामिक्स बदलेंगे। दूसरा आई थिंक जो कोर डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स, क्योंकि ईवी का इतना ज्यादा एक अडॉप्शन होने वाला है अगले कुछ वर्षों के लिए, क्रूड एक रेंज में रहेगा जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट का मार शायद एविएशन कंपनी को आए ना। तीसरी बात यही है कि जो नई फ्लीट आएगी अगले 2-3 वर्षों में, एयर इंडिया मंगा रही है, इंडिगो मंगा रही है, माय ओन एक्सपेक्टेशन इज दैट आई थिंक विद बेटर फ्लीट्स जो एक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ सकते हैं और जो प्राइसिंग स्टेबल रहेगी उससे और भी इजाफा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर GMR। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आई थिंक जो इनका टेक प्लेटफॉर्म का स्टैक है डेवलप कर रहे हैं, that is going to be extremely critical, and that is going to provide mass in terms of an additional revenue stream to their existing operations. So शायद दोनों कम स्टॉक्स में आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। तो वीरू ने कहा कि हमारा योगदान नहीं है, उसमें मैं वीरू के साथ हूँ कि ना हमने कोई हवाई यात्रा की, ना हम किसी एयरपोर्ट गए, लेकिन वीरू ने ये जो कहा ना कि हम घर में ही बैठे रहते हैं, तो गावा जी ये बताइए, ये तस्वीर हमें किसने भेजी थी? हमने ये किसकी वीडियो चलाई थी कल? हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ये तो आधा आप झूठ जो बोल रहे हो ना वीरू, नेशनल टेलीविजन। अरे ये तो हरिद्वार का हैश था, ये तो मेरे घर का है ये। तो फिर आप कहाँ घूम रहे गए? अब हाँ, आप बस मतलब दफ्तर से बाहर निकले और हरिद्वार पहुंच गए ना। आपने बोला आप घर में बैठे रहते हो। मयूरेश भी कुछ जोड़ रहे हैं इसमें। हर्षदा जी, ये तो सिर्फ टहलने गए थे अपने। हाँ, ये टहलने गए थे। छुट्टियां वो होती है जब आदमी, हाँ गाँव गए थे। छुट्टियां वो होती है जब आदमी एयरपोर्ट पे बिंदास
चिप्स खाता हुआ फ्लाइट बोर्ड करे, फिर जाए अंडमान या फिर मलेशिया, फिर डुबकी लगाए, शार्क वीरू, देखे, छुट्टियां वो होती हैं। वीरू मैं छुट्टियां वो होती बताऊं, एयरपोर्ट पे तो आराम से कोई घूम ही नहीं सकता। तो आई एम तो वेरी ग्लैड कि वो 5 लाख वाले में ना हम नहीं थे, नहीं तो आप सोचिए कितना केओस इस एयरपोर्ट पर होता। अच्छा एक बताइए, ये वंदे भारत में किसने ट्रेवल किया? वंदे भारत में आप में से किसने ट्रेवल किया? मैंने किया। अब अच्छा मैं क्या, मेरे को तो टिकट ही नहीं मिली जब भी मुझे चाहिए थी। मानस आपने भी नहीं किया? नहीं किया। नहीं वीरेंद्र जी, नहीं किया मैंने भी। अरे करिएगा। मैंने हफ्ता अभी वो जब मैं वैष्णो देवी गया था तो मैंने कटरा से दिल्ली की मतलब ट्रेवल किया, बहुत अच्छी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली 5:50 पे उसका डिपार्चर था कटरा से, और एग्जैक्टली 2 बजे किलोमीटर टू किलोमीटर, मिनट टू मिनट पहुंच गई। यानी अगर और खाना पिलाने के मामले में अगर आप देखें तो अव्वल दर्जे पे अच्छी ट्रेन, बहुत अच्छी ट्रेन, मतलब दिल खुश हो गया। प्रकाश सर, मैं कहता हूं कि 25 जनवरी को दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत हो रही है, स्लीपर शुरू हो रही है। मेरा दिल बहुत है कि एक बार दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से वंदे भारत तो श्रीनगर तक रात को 7 बजे चलेगी, सुबह 8 बजे पहुंचेगी स्लीपर। ये तो दिल्ली तक आप फ्लाइट से आएंगे या फिर वहां पे ट्रेन से आएंगे? फ्लाइट से आएंगे। सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि 25 जनवरी को शुरू हो रही है। अब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, ये दिक्कत है थोड़ी। अदरवाइज वंदे भारत दिल्ली से श्रीनगर शुरू हो रही है 25 जनवरी को। आप वीरू को आइडिया मत दीजिए, उसको बजट की तैयारी करनी होती है उस टाइम के आसपास। गावा जी उसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। हम भले ही 23,700 के ऊपर नहीं है इस समय, लेकिन 620 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है निफ्टी, और 5680 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक। तो ऊपरी लेवल से कूल ऑफ जरूर किया है मार्केट ने। आखिरी आधा घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा। पाइपर एरिका के अभय अग्रवाल को भी जोड़ेंगे आगे। कमाई का अड्डा, ऊपरी लेवल से मार्केट में कूल ऑफ देखने को मिला है। लगभग आधा % नीचे निफ्टी आ चुका है डे हाई से, और निफ्टी बैंक भी आप डे हाई से करीब 300 पॉइंट हल्का होता देखेंगे। तो कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। हमारे साथ पाइपर एरिका के अभय अग्रवाल जुड़ गए। अभय, बहुत वेलकम मूव देखने को मिला आज। लीडरशिप स्पेसिफिकली आई है ऑटो में M&M की तरफ से, M&M हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर मोटर्स हो। यहाँ पर आपने भी क्या मौके ढूंढे खरीदारी के? हर्षदा नहीं, अभी नहीं। ऑब्वियसली स्टॉक्स सब रेडार पे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, पर अभी बाइंग से दूर हैं। थोड़ा कैश होल्डिंग जो है हमारी पोर्टफोलियो की, उसको मेंटेन कर रहे हैं। वो इसलिए कि मुझे लगता है अभी भी ये एक थोड़ा सेल ऑन रैलीज मार्केट है, क्योंकि आज भी जैसे आपने देखा मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्लियरली एक प्रेशर है मार्केट पे उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो या तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या बेसिकली कैश में थोड़ा जाना चाहते हैं। अर्निंग्स रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो उसका भी एक प्रेशर है मार्केट का, वैल्यूएशंस को भी देख के। तो मुझे लगता है कि इस समय जो हमारी स्ट्रैटेजी यही है हर्षदा, की थोड़ा कैश लेके बैठे। मुझे लगता है अगले 3 महीने में मार्च तक अच्छे मौके मिलेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे कोई चिंता नहीं है मार्केट की। मुझे लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, तो जो इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहें, और जो नया कैश डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि उसको ड्रिप करें रादर देन एक साथ डिप्लॉय कर दें। और देखिए अब हो रहा है सीरियस प्रॉफिट बुकिंग, और निफ्टी अब करीब 23,595, यानी फिर हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपेंशन एवरेज। मोर और लेस अगर आप देखें वहीं आ ही गए। अब 200 डेमा प्लेस्ड है आपका अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें इट्स 536, 580 ऑलरेडी, यानी 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। अभय जी, ये अभी आप लोग के पास कोई शॉर्ट फंड भी है क्या? कुछ शॉर्ट भी करते हैं क्या? अभी भी शॉर्ट है? जी नहीं, ना कभी किया ना कभी करने का इरादा है। आई थिंक मार्केट में लंबे समय बने रहने के लिए एक लॉन्ग ही रहे तो वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है
काफी लोग जो शॉर्ट वर्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं, फिर वो मार्केट से काफी लंबे समय के लिए एग्जिट ले लेते हैं। तो हमारा बायस लॉन्ग ही रहता है हमेशा, रादर देन गोइंग शॉर्ट। कैश में अगर बैठ जाएं थोड़ा दिन के लिए, वही एक स्ट्रैटेजी है। ये फिलहाल आपके लिए शॉर्ट साइड नहीं, लॉन्ग साइड के बारे में सोचे। आज लॉन्ग साइड के बारे में वैसे इंडियन होटल्स को कॉन्टेक्स्ट में रखकर सोचा गया है और आज कंपनी का इन्वेस्टर डे भी हुआ। स्टॉक उसके बाद करीब 2.5-2% ऊपर है। 2030 तक का एक मेगा प्लान कंपनी ने पेश किया है। 2030 तक कंपनी का अपना रेवेन्यू और साथ ही पोर्टफोलियो दोनों डबल करना चाहती है। इसी पर दरअसल एमडी के सीईओ पुनीत चटवाल से खास बातचीत हमारे सहयोगी मंगलम मालू ने की। ताज होटल्स के ओनर इंडियन होटल्स ने अगले 5 साल का जो रोड मैप है अभी एनालिस्ट को दिया और उसके कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि 2030 तक रेवेन्यू दुगनी हो जाएगी और कंपनी की जो होटल पोर्टफोलियो है 350 से 700 हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत चटवाल। पुनीत, आप जो ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए करीबन 10-12%, उसमें ताज जो है होटल्स, इंडियन होटल्स 14.5% के आसपास ग्रो करेगा। मार्जिन की क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है स्ट्रीट उस ग्रोथ पर? 15,000 करोड़ के रेवेन्यू पर किस तरह का मार्जिन आप डिलीवर कर सकते हैं? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमेशा CNBC आवाज़ से जुड़ने में जो सवाल जो आप पूछते हैं और जो भी आपने पूछा उसमें एग्जैक्ट नंबर देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम दे सकते थे पिछले 7 साल में हमने ये नंबर दिया, बट एक पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू आर अबव 33%। ये हमने पिछले साल किया। अब 33% इन अ कैपिटल हैवी और लेबर हैवी सेक्टर में इज़ अ वेरी गुड मार्जिन। अभी जिस तरीके से लग रहा है जो हमारे Q1 और Q2 के रिजल्ट्स को देखते हुए, तो ये मार्जिन 33 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये कब तक ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, वी डोंट नो। ऑल वी नो कि हम अपना बिजनेस मॉडल जो है, द राइट मिक्स, जो हमारा स्वीट स्पॉट है कैपिटल हैवी और कैपिटल लाइट, वो काम मैनेजमेंट का वो हम कर सकते हैं। कैपिटल हैवी ब्रांड्स जैसे ताज एंड कैपिटल लाइट ब्रांड्स लाइक जिंजर, तो उसको हम अच्छा मिक्स करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो हेज रहेगा। और नंबर 3, जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और हर साल 30 से 50 अगर होटल्स आने वाले सालों में खोलते जाते हैं और वो इस फॉर्मूला पे आते हैं विद मैक्सिमम पोर्शन बीइंग ऑन कैपिटल लाइट एंड लिमिटेड और स्ट्रेटेजिक पोर्शन बीइंग ऑन कैपिटल हैवी, तो हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और बढ़ भी सकते हैं अगर हमारे रेट्स और वेडिंग्स और इवेंट्स और कन्वेंशंस कंट्री में बढ़ते रहें। पर रेट्स को अगर हम देखें तो आप अगले 5 सालों में कई सारे ब्रांड्स नए या जो एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। जिंजर, आमा स्टेज और क्यूमिन जो जैसे बिजनेसेस हैं उनको आप 30% के ग्रोथ से बढ़ाएंगे हर साल अगले 5 सालों तक। तो उनका इम्पैक्ट आपके एवरेज रूम रेट या मार्जिन पर आ सकता है, वो दिखेगा अगर? अब जब हम ये जो जर्नी जो शुरू कर रहे हैं इसमें हमारी सिर्फ यही सबसे गुजारिश होगी कि आप हर ब्रांड को अलग बिजनेस की तरह देखिए। यही हमने करने की कोशिश करी है। इंडियन होटल्स में हमने सारे ब्रांड्स का पोटेंशियल को अनलीश किया है, तो हर एक को हमें अलग बिजनेस मॉडल की तरह देखना है। नए बिजनेसेस में जिंजर, आमा, क्यूमिन, ट्री ऑफ लाइफ, ट्रेडिशनल बिजनेस में ताज, विवांता, गेटवे, सिलेक्शंस, सबको अलग अलग करके देखना है। द सम ऑफ ऑल दिस विल गिव अस अ वेरी गुड ब्रांडस्केप एंड ऑलरेडी दे भी चुका है, और इसका जो टोटल है वो ही आपका मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटे बेस पे नए बिजनेसेस 35% ग्रोथ देते हैं और नॉर्थ ऑफ 35% मार्जिन भी देते हैं, तो दैट हेल्प्स इन मार्जिन एक्सपेंशन। बट एज अ टोटल परसेंटेज, तो ये टोटल बिजनेस का द एस्पिरेशन इज और द एम्बिशन इज टू हैव 25% ऑफ द टोटल। सो उस 25% पे 35% ग्रोथ आ रही है, नॉट ऑन द 75%। बट इट्स वेरी गुड बिकॉज हम बिना कुछ खर्चा किए ये नए बिजनेसेस को बढ़ाते आए हैं, पहले दिन से ये प्रॉफिटेबल रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग वेरी गुड लीवर्स टू सपोर्ट द आइकॉनिक ताज। तो ताज तो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से ये ब्रांड आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा, और साथ साथ ये और जो इतने सारे ब्रांड्स खड़े हो गए हैं, इससे जो पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन होटल्स इसी से अनलीश होगा। आखिरी सवाल, सबकी नज़र आपके 2400 करोड़ कैश पर है।
लोग जानना चाहते हैं कि आप किसी को एक्वायर करेंगे या कैश, आपने डिविडेंड पॉलिसी भी डिक्लेयर कर दी है, इतनी कैश का करेंगे क्या? पहले लोग बोलते थे आपकी बुक में डेट है, अब लोग कहते हैं आपकी बुक में कैश है, इसका करेंगे क्या? देखिए आपने खुद ही आंसर कर दिया, मतलब ये तो है, कुछ तो लोग कहेंगे जब डेट था तब बोलते थे डेट बहुत ज़्यादा है, अब कह रहे हैं कैश बहुत ज़्यादा है। हम कोई भी काम जल्दी में नहीं करेंगे, कोई भी काम स्ट्रैटेजी के आउटसाइड नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने बोला कि एटलीस्ट हमारे पास एक मीन्स है, कल को अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है तो एज अ नेट डेट फ्री कंपनी और हैविंग अ गुड कैश रिजर्व, वी आर वेरी वेल पोजिशन कि हम ऐसा कोई ना कोई इनऑर्गेनिक प्ले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। धन्यवाद पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, इस बीच आपने इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट को सुना, बट मदार कोलैप्स हुआ, और मैं आई थिंक और एक सही सटीक शब्द का इस्तेमाल अगर करूं तो आई थिंक इट्स रिलायंस, जो मैंने मार्क किया था करीब करीब 1271 पे, अब सडनली 1245 पे। तो इस रिलायंस की वजह से अगर आप देखें तो बाज़ार कोलैप्स हुआ 23,550 लगभग। जरा कंट्रीब्यूटर लेके आइए, जरा कंट्रीब्यूटर्स, उसमें आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली कि इट्स आई थिंक निफ्टी बैंक, ये रिलायंस जो कि निफ्टी बैंक को कोलैप्स कर 20 पॉइंट का अगर आप देखिए कंट्रीब्यूशन तो है। और ये समझ लीजिएगा कि ये कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा रिफ़्रेश करके दिखाइएगा मेरे को प्लीज़ ज़रा। अब रिलायंस जो है अगर इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी 2024 मीन्स कि अब ये CY24 के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, ये पूरी की पूरी आई थिंक जर्नी टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज इंट्राडे वो रिलायंस ने स्पॉन्सर करी। खैर मैं इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, एक लिमिट तक ही हम डिस्कशन कर सकते हैं इस पर, बट इसने प्रेशर डाला। और कुछ प्रेशर प्रोवाइडर्स लेके आइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बातचीत इस कार्यक्रम में हुई थी, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक स्टॉक और जिसको मैं इस वक्त कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, जो कि ये आपका डीएलओ पे ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील, कमिंस, SBI, सब में काफ़ी पेन है। खैर अब लौटते हैं उसी चर्चा पे एक बार फिर से अभय जी के पास। अभय जी, वो मैं तो मजाक में प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि अगर आपका कोई शॉर्ट फंड हो तो शॉर्ट वहाँ पे क्या क्या रखा है, बट अभी सही मायने में आपसे मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछने में इच्छुक नहीं हूँ कि आप क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। क्या अभी पेशेंटली बैठना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ जो हमारे लिए इस कैलेंडर वर्ष के अंत में अच्छी हो सकती थी वो थी कि ब्याज दरों में कटौती होती। हालांकि वित्त मंत्री कह रही हैं कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, बट जिस प्रकार की इन्फ्लेशन की फिगर्स हैं वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल है वो थोड़ा सा डेफर हो गई है, क्या आपको लगता है? और ऐसे में यहाँ से अर्निंग्स में रिकवरी विल टेक टाइम, ये कोई वी शेप रिकवरी नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, हम स्पेंड करेंगे टाइम टू निरमा के आसपास, तो क्या बाइंग को थोड़ा डेफर ही करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल, आपकी पहली बात से मैं स्टार्ट करता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो बार बार बात करी जा रही है कि इंटरेस्ट रेट काट देंगे, इंटरेस्ट रेट काटेंगे उससे भी कोई मैजिक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वीरेंद्र इस समय इकोनॉमी की, वो ये है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है। तो सिर्फ ये सोच लेना कि इंटरेस्ट रेट कट जाएगा तो सडनली कंजम्पशन वापस स्टार्ट हो जाएगी, एकदम गलत है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो एक्सेसिव टैक्सेशन है इस समय कंज्यूमर्स के ऊपर, हर तरह का इनकम पे भी टैक्स है और उसके ऊपर कंजम्पशन पे भी टैक्स है, जीएसटी के रेट्स एलिवेटेड है, फ्यूल प्राइसेस के रेट्स एलिवेटेड है, गवर्नमेंट प्रॉफिट बना रही है उसको पास आउट किए बिना, तो वहां पे एक सोच ज्यादा जरूरी है रादर देन से कि इंटरेस्ट रेट काट देंगे तो सडनली कोई एक मैजिक हो जाएगा जिससे कंजम्पशन वापस हो जाएगी। ये कभी होता नहीं है। आई थिंक एक कंजम्पशन साइकिल को वापस स्टार्ट करने के लिए सरकार को एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि कैसे इंसेंटिवाइज करे कंजम्पशन को, पीनलाइज ना करे। अभी जो हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर है वो पीनलाइज करता है कंजम्पशन को। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट कटेगा तो मार्केट अर्निंग्स, तो डिमांड आ जाएगी, उसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से मार्केट चल जाएगा। आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इशू है इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा, जिसको हम आप या कोई कंज्यूमर एड्रेस नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है अभी प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट पे, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि 1 क्वार्टर की बात है, 1 क्वार्टर के पेन के बाद यू शेप रिकवरी आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसा ट्रिगर है कि यू शेप रिकवरी आ जाएगी, कहाँ से एक डिमांड सडनली मटेरियलाइज हो जाएगी।
तो जब तक ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं सॉर्ट आउट होता है वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। अर्निंग्स जो हैं उसमें कोई हमको ग्रोथ नहीं दिखेगा, बल्कि जो कमेंट्री है कंपनीज की वो और वीक होती जाएगी और उसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर और बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक इस एनवायरनमेंट में जो आपने पूछा, बिल्कुल पेशेंस रखनी चाहिए रादर देन एज्यूमिंग कि सडनली कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इसके साइंस अभी कुछ भी नहीं है वीरेंद्र। अच्छा, इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि अभी अभी वो मैं एक फ्लैश पढ़ रही थी और उसके साथ ही मार्केट फिसलने लगा, तो शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से दरअसल एक अपडेट आया है कि यूक्रेन ने दरअसल रशिया पर एक टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया है। एक बार फिर वो फ्लैश दिखाइएगा प्लीज़। नेस्ले पर बाद में आएंगे। निफ्टी देखिए किस तरह से फिसला है। ऊपरी स्तरों से मार्केट फिसलने की वजह ये हो सकता है कि एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन ने रशिया पर दरअसल हमला बोला है। तो वो फिलहाल एक अपडेट आता हुआ यूक्रेन ने रूस पर एक मिसाइली हमला किया है, उसके बाद एक कूल ऑफ आया। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, ये सब आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उस पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स देखिए इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर रिएक्ट करेंगे। डाउ 250 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक करीब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और S&P फ्यूचर्स भी करीब 31 पॉइंट नीचे है। वीरू, ये देखिए, ये ग्लोबल फ्रंट पर जो थोड़ा सा सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसी के मद्देनजर आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट में भी कूल ऑफ है। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स कल भारतीय बाजार बंद है, तो क्यों कोई अपनी पोजीशन लॉन्ग की कैरी करना चाहेगा, स्पेशली इस तरह के डेवलपमेंट के बीच। बिल्कुल हर्षदा। अच्छा हर्षदा, ये वही आई थिंक प्रणाली है ना जिसको आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट ने, बाइडेन ने अप्रूवल दिया था कीव्स को यूज करने के लिए, है ना? ये वही है जो यूएस मेड जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स है, ये यूएस सप्लाइड ही है। तो दो इशू देखिए, ये आई थिंक खबर लगभग 1 घंटे पहले ग्लोबल मार्केट्स में थी और मेरे ख्याल से जब मैं वायर पे गया तो तो ये खबर थी और कोलैप्स हुआ है मार्केट। इसके बाद ही डाउ जोन्स फ्यूचर्स बैकफुट पे आते हुए, निफ्टी सिंक होता हुआ। अदरवाइज हम अभी तक के जो 2 बजे तक के सेटअप थे ना, उसमें बड़े ठीक ठाक थे, मतलब स्टेबल थे। और आप कैसे रीड कर रहे हैं भाई जी इसको? आई थिंक ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आपने तो एकदम से, अगर आप देखें इस प्रकार की मिसाइल प्रणाली को यूज़ करके, फिर थोड़ी सी इस आँख को हवा दे दी। ग्लोबल मार्केट्स कैसे लेंगे इसको? आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स का यूक्रेन और यूएस का एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। आई थिंक आप देखें ऑयल प्राइसेस, जिसका डर होता है अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी बढ़ जाते हैं, पर उन पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। सो आई थिंक एक इंसिडेंट है और हमने देखा यूक्रेन रशिया में ये सब होता रहता है। कोई 90 ड्रोन का अटैक किया था अभी रशिया ने, फिर यूक्रेन ने रिप्लाई किया। आई थिंक एक टैक्टिकल वॉर है जिसमें कोई नहीं चाहता कि बड़ी वॉर बने। मुझे लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा, थोड़ा एक नीजक रिएक्शन है बिल्कुल जो मार्केट पे प्रेशर रखेगा। पर आई थिंक पिछले हफ्ते हमने आवाज अड्डा किया था, अनुज भी थे उसमें, और अनुज ने एक बात कही और जिसको मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे मार्केट की वीरेंद्र, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। वो हमारा जो प्रेशर है मार्केट पे वो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से है। वो मुझे नहीं लगता किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। हम ढूंढते रहते हैं कि शायद उसकी वजह से हो, पर एक इसका सिंपल प्रेशर मार्केट पे जो क्यों ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है, क्यों ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है, वो इसलिए कि अर्निंग्स में अभी भी कोई अपसाइड या कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हम ढूंढते रहेंगे, पर सेक्टर्स हैं जहां पे है ग्रीन शूट्स, अपॉर्चुनिटीज हैं, पर अदर देन दैट लार्जली जो कंज्यूमर सेक्टर है इतना बड़ा, ऑटोज, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, उनमें प्रेशर इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री भी इतनी वीक है, उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। शुक्रिया अभय जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट्स एकदम ऊपरी लेवल से हल्के हो चुके हैं। यूरोपीय बाजारों में भी करीब 1% तक की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। एक और थोड़ी सी चेतावनी मेरे ख्याल में नेस्ले के स्टॉक पे मिल रही है। नेस्ले की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो एडिशनल $2.8 बिलियन ऑफ कॉस्ट कट्स लेने वाले हैं बाय 2027, यानी कि अगले 2 सालों में, 3 सालों में दरअसल ये बड़े कॉस्ट कट्स आते हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली
फोकस इनका यही रहेगा कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कि ग्लोबली इसका इम्पैक्ट रहेगा या सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड रहेगा। इसका इम्पैक्ट नेस्ले इंडिया पर आएगा या नहीं, लेकिन नेस्ले इंडिया भी इस समय एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल। वीरू, 3:15 हो रहे हैं। BTST STBT फिर रणनीति पर आ जाएं, क्योंकि 23,500 भी नहीं होल्ड कर पाया है। प्रेशर अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है निफ्टी में। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नहीं हर्षा, जैसे इस खबर ने वायर पे आई थिंक आई ना, उसके बाद एग्जैक्टली 244 से आप देखिए एक सिंगल आई थिंक विद इन आई थिंक 20 मिनट्स की पूरा स्लाइड आ गया। करीब 23,720 से लेके अगर आप देखें एक 23,510 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट इस खबर के बाद। तो ये जो पॉलिटिकल टेंशन जो है थोड़ी सी कंसर्निंग है। प्रकाश सर, ट्रेड कैरी करना चाहेंगे आप? आई थिंक ये जो आज की कैंडल है ये फिर हायर शेडो वाइल्ड, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मचा के जा रही है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ सिर्फ कि आज का जो कैंडल था उसको नेगेट कर दिया। जो आज ओपन था, ओपन के नीचे है आज के। शायद निफ्टी तो शायद नेगेटिव में, बैंक निफ्टी में नहीं है, लेकिन ये आज का ओपन उसने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर तो नेगेट कर दिया आज का। और ट्रेड लेके नहीं जाना चाहिए क्योंकि कल छुट्टी है। अगर कल छुट्टी ना होती तो शायद मैं शॉर्ट ले आता, लेकिन नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा है कि रिजीम चेंज हो रहा है, दूध तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर लगता है नींबू लगा के दे दिया। जाते जाते spoil the party, that's all for Donald Trump. मानस, आप कैरी करेंगे? नहीं, मैं ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा STBT BTST। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है ले जाना, क्योंकि बैंक निफ्टी ठीक ठाक क्लोज की तरफ जा रहा है। निफ्टी IT करीब 280 अंकों पर है, बट निफ्टी की वाइल्ड हायर शेडो। रचना जी, आप कंफर्टेबल हैं कैरी करने में कुछ? जी, हमने जो पहले शो की शुरुआत से जो 2 शॉर्ट कॉल दिए थे SBI और BOB, उन दोनों में से ही मैं चाहूंगी कि जो इन द मनी ऑलरेडी आ चुके हैं, हम जिसमें 1 घंटे से ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। और SBI अपने पहले टारगेट से तो बहुत नजदीक है 800 से, तो अभी सेकंड टारगेट के लिए डिलीवरी ली जा सकती है which was 795। सोनी, आपका क्या प्लान है? हर्षदा जी, यहाँ पे एक सेल कैंडिडेट नजर आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, जो कि अपने काफी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन दिया है। सो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल में 6800 स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड 6500 यहाँ पे नजर आ रहा है, बिकॉज उसका नेक्स्ट सपोर्ट अपने 200 EMA की तरफ ही बन रहा है। सो स्पेस काफी ओपन है यहाँ पे। सो सेल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 6500 टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट साइड का ट्रेड। जतिन, तेजी या मंदी या खाली हाथ जाना है? नहीं, सेल साइड की तरफ एक ट्रेड मिला है। हमें लगता है कि वोल्टास में एक 2 दिनों का पुल बैक था, वो पुल बैक अभी फिजल आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि नीचे का लेग एक नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव स्टार्ट हो रहा है, तो वोल्टास में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1710 का, और हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1630 में। मयूरेश जी, आपका सेंस क्या कहता है, कुछ कैरी करना चाहिए? और आई थिंक ये जो न्यूज़ फ्लो है ये सडनली एकदम ही डिफरेंट सेटअप शायद हमको दे रहा है, ग्लोबल सेटअप। आपकी राय? सेंस ये बना चुके थे कि अब एक ब्रेक थ्रू होगा इसमें, इस वॉर के बीच में, मतलब यूक्रेन रशिया, ये तो एक नया आई थिंक ट्रिगर हो गया। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, नेगेटिव ट्रिगर। नहीं, बिल्कुल। और वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक लेट्स वेट फॉर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, क्योंकि आई थिंक द नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि रशियन रिस्पांस क्या रहता है ये सारे मामले में। और इसलिए आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स बहुत जिटरी हो गए इन टर्म्स ऑफ द रिस्पांस। जो इनिशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ आई थिंक वो उत्साहजनक नहीं है। जो वेबसाइट्स पे ऑब्वियसली आई थिंक अनवेरिफाइड अनसोर्स्ड होंगे, बट उत्साहजनक नहीं है जो रशियन इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैं वो। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। आई थिंक बहुत एग्रेसिव ये मार्केट्स में रहने की जरूरत है। और देखिए, जहाँ तक रणनीति का सवाल है, अब बात यही हुई थी कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए वहाँ पे, वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 783 मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी थी। ये क्लोज जो है ना, ये थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड है, और ये क्लोजिंग जो है 2 चीज़ों से, ये जो पॉलिटिकल और एक रिलायंस। निफ्टी बैंक अभी भी 50,652 पे, ये अभी भी 258 अंकों पर ट्रेड कर रहा है।
आज का इसका इंट्राडे हाई अभी भी अगर आप देखें 10 डे में है। मैं स्लाइटली कंफ्यूज हूँ। मैं आई थिंक जब कहते हैं ना मैं टेक्निकल्स में स्टे आउट व्हेन यू आर इन डाउट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी की क्लोजिंग ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक दो चीज़ें हैं। रिलायंस जो है वो अकेला इस क्लोजिंग को ख़राब करके जा रहा है फॉर निफ्टी, और ये हमारा जो क्लोज है ना निफ्टी पर आ रहा है अगेन इट्स अ थर्ड कंसेक्यूटिव क्लोज बिलो 200 एक्सपोनेंशियल। बात वो भी नहीं है, बात है कल की छुट्टी। कल की छुट्टी इस वक्त कोई ट्रेड कैरी ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, और वो थोड़ा सा आपको खामखा आपकी बुधवार की छुट्टी जो है वो ख़राब कर देगा। उससे बेटर है कि कुछ कैरी ना किया जाए। लेकिन आज बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है 752.40 पे इंडियन होटल्स, जिसकी मैनेजमेंट को हम कुछ देर पहले CNBC आवाज़ पे सुन रहे थे। मयूरेश, आपकी राय क्या है? कन्विंसिंगली इस पर कमिटेड रहे अभी आपने कमेंट्री सुनी, एक्सपेंशन प्लान्स को सुना, आपने 2030 के लिए उनके रूम एडिशन टारगेट्स को सुना। ये स्टॉक क्या डिफरेंट ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? बिल्कुल हो सकता है वीरू जी। एंड अगेन आई थिंक कि अगर आप होटल इंडस्ट्री का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखें तो आई थिंक जितनी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जो होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक वी आर डीपली अंडर पेनिट्रेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो इंडियन होटल्स एक प्रेजेंस बिल्टअप कर रही है प्रीमियम, मिड प्रीमियम और एंट्री लेवल होटल्स में थ्रू देयर वेरियस ब्रांड्स, आई थिंक बहुत एक स्ट्रेटेजिक वे में अप्रोच कर रहे हैं पूरे मार्केट्स को, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो उनके ओवरसीज ऑपरेशंस भी है। कैश रिच बैलेंस शीट है, एडेड एडवांटेज है। जैसे मैनेजमेंट ने कहा, अगर कोई डिस्ट्रेस एसेट इनके नजर में आती है और स्ट्रेटेजिकली बैठती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्वायर करेंगे विदाउट एक्सेसिव लेवरेज ऑन देयर बैलेंस शीट। जनरली आई थिंक जो एक्सपेंडिंग पैटर्न्स बनने वाले हैं, आई थिंक आई वाज जस्ट रीडिंग अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बढ़ेंगे, दे कैन बिकम 3x ऑफ व्हाट इट इज ओवर द नेक्स्ट 5 years. A maximum bulk of that spending is going to happen on healthcare, travel and clothing. तो कहीं ना कहीं आई थिंक हेल्थकेयर को छोड़ के ट्रैवल और अपैरल्स को अगर हम देखें तो आई थिंक इसमें एक जबरदस्त इजाफा होने वाला है। इंडियन होटल्स एक लीडरशिप पोजीशन में वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा, इस बीच बैन का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। IGL 105% के पोजीशन आ चुकी है यहाँ पर। नैल्को इनफैक्ट एक बाय ट्रेड सुबह में काफ़ी लोगों की तरफ से आ रहा था, उसमें भी 99% तक की पोजीशन आ गई है। और ऐसा हो सकता है जिस तरह की मार्केट वाइड पोजीशन इन दोनों ही स्टॉक्स में आई है कि जब हम थर्सडे को लौट कर आए तो ये दोनों ही स्टॉक्स शायद बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। आखिरी 8 मिनट और 23,500 के आसपास ही इस समय इंडेक्स मंडराता हुआ। और साथ ही साथ अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग आज इंट्राडे में 1000 पॉइंट तक के गेंस देखने को मिले थे, ये भी ऊपरी लेवल से एक डिसेंट कूल ऑफ दिखा रहा है। लेकिन वीरू, ये मानकर चले कि अगर 23,500 पर आज गाड़ी रुक जाती है जोड़ तोड़ कर, फिर थर्सडे के लिए सिचुएशन क्या रहेगी? क्या कुछ हल्का 50-50 का मामला है? किसी तरफ भी जा सकता है? कैसे पढ़ेंगे? नहीं, अभी भी इसे आप वीक मामला ही पड़ेंगे हर्षदा, अभी भी आप इसे वीक मामला पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स का अगर आप इंट्राडे हाई देखें दैट्स मोर और लेस 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी भी आप 200 डे के नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो अभी भी आप इसे वीक मामला ही पड़ेंगे। सही मामला और स्ट्रॉन्ग मामला ये तब होगा जब आपको क्लोज 23,800 के ऊपर मिलेगा। एटलीस्ट आपके पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन रिगेन करने के लिए एक एवरेज लौटते हुए क्रम में, यानी 200 डे का लो लगाने के बाद लौटते हुए क्रम में, पुल बैक के क्रम में एक एवरेज तो रिगेन करना पड़ेगा। तो बट आई थिंक हर्षदा, ये जो न्यूज़ फ्लो था ना, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अभी। थर्सडे को मामला और क्लियर होगा। और एक चीज़ और भी आपको याद रखनी चाहिए, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी आईटी की क्लोजिंग फिर भी ठीक ठाक है। FIs की सेलिंग पिछले सेशन में फिर भी थिन हो गई थी, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए डायरेक्शनल ट्रेड। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज बहुत अच्छे थे। फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, फॉर इंस्टेंस आई थिंक दीपक नाइट्राइट, फेडरल बैंक, M6, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छे थे। बट ये बार जो है ना, ये जो कैंडल है वो डिलेमा, दुविधा को अभी भी प्रकट करती है। बाजार कोई कन्विक्शन के साथ व्यू नहीं बना पाया है ऊपर और नीचे का। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे मैं एक तरह सेटअप रख देता हूँ, मतलब मार्केट ब्रेथ कैसी रही। बट याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ 244 पे वो जो न्यूज़ फ्लो था ना, उसने आखिरी के इस 1 घंटे में डेंट पहुँचाया है। अदरवाइज ब्रेथ अच्छी थी। लेके आइए जरा प्लीज़ लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 53 लॉन्ग्स और 53 शॉर्ट कवरिंग इवनली पॉइज्ड, और करीब 47 में अगर आप देखें शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 26 में। तो 26 जो थे वो आखिरी में ज़्यादा कैपिटलाइज हुए, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया।
और आपकी स्क्रीन पे अभी एक एक करके स्लाइड आएंगी। देखिए दीपक नाइट्राइट, ये ट्रेड मैंने आज सुबह यहाँ तो नहीं है, पर आज का टॉप गेनर है वो डालमिया भारत, GMR एयरपोर्ट्स, M&M, फेडरल बैंक, अपोर्टास, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। फिर लेके आइए आप शॉर्ट कवरिंग, ये ट्रेड पिक किया गया था करीब समझ लीजिएगा कि आप दीपक नाइट्राइट पे 2610 पे सुबह, और इंट्राडे हाई लगा के आया करीब 2710 का। गजब मूव दिया था इसने। ग्रेनुअल्स, MCX, PVR और नवीन फोरिन में शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी जहाँ पर आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मैक्स फाइनेंशियल्स, SBI लाइफ, वोडाफोन आइडिया, JSPL बैंक ऑफ बड़ौदा, और आखिरी स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ पर आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इसमें सबसे ऊपर था HPCL, RBL बैंक, ONGC, PI इंडस्ट्रीज और L&T में आज काफ़ी अच्छी खासी अगर आप देखें तो पिटाई हुई। L&T लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। और L&T किस प्रोसेस में था? L&T एक आई थिंक प्रोसेस में था कि 200 डेमा से पुल बैक जनरेट करे, लेकिन फिर फेलियर साबित हो गया। एग्जैक्टली 3507 पे ये क्लोज आ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल के आसपास। मानस बहुत संक्षेप में, L&T ने आपको आज फिर डिसअपॉइंट किया और वो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से फिर कोलैप्स आया एक बार। बिल्कुल, देखिए ये 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस उसके नीचे आ गया। मेरे ख्याल से अब अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होते हैं 3490 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा, तब तो आपको 3400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी केवल आज के हाई के ऊपर ही करनी है। 3610 के लेवल्स ब्रेक हो तभी यहाँ पर खरीदारी करें। चलिए अभी काम करते हैं, हर्षदा के पास चलते हैं बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। और निफ्टी IT करीब 41,722 पे, बट तीनों ही इंडस्ट्रीज ने अपने जाते जाते जो की लेवल्स थे वहाँ से सरेंडर किया, और अब हम मोर और लेस अगर आप देखें तो डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ क्लोज होने की तैयारी करते हुए, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी IT हो, चाहे निफ्टी इटसेल्फ, तो एक ना एक राह में रोड़ा ज़रूर आता है। और आज 2:45 बजे के आसपास फिर एक रोड़ा आया, और जो रिकवरी थी वो फेल साबित हुई। और जब थर्सडे को मिलेंगे ना हर्षदा, सुबह बातचीत करेंगे, तो फिर वही वो लूडो की जो गोटियाँ होती हैं ना, वो जिस तरीके से करते थे वही मामला होगा सुबह थर्सडे की सुबह भी। वीरू, आप वेरी पोलाइटली कह रहे हो कि राह में रोड आया, मुझे तो लग रहा है राह में यूक्रेन के मिसाइल आ गए। एक और डेवलपमेंट आ रही कि पुतिन ने भी ग्रीन लाइट कर दिया है कि और रशिया भी दरअसल कुछ मिसाइल्स और न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे तो डर यही है कि ये मामला एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा, और शायद वही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है जब आप यूरोप के मार्केट्स पर नज़र डालते हैं। और डाउ फ्यूचर्स देखते ही देखते अब नियरली 300 पॉइंट का नुकसान दिखा चुके हैं, और नैस्डैक भी करीब 100-125 पॉइंट की नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो प्रेशर रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर रहेगा। अब बस देखना है कि अब यहाँ से मामला किस तरह से फाइनल क्लोज दिखाएगा। आखिरी 2 मिनटों में निफ्टी 50 आप कह सकते हैं एकदम बैक टू स्क्वायर वन, 23,483 के लेवल्स पर हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तेज़ी बनी थी, आज का हाई 23,780 था। कार्यक्रम की शुरुआत में हम वही कह रहे थे कि 600 पर टिकेगा या फिर 800 तक जाएगा, ये तो 500 के नीचे फिसल गया, उसी को लेकर थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। 123 अंकों की निफ्टी बैंक की ही तेज़ी रह गई है, जहां पर हमने देखा आज इंट्राडे में बहुत तगड़े गेंस देखने को मिले थे, बहुत अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी IT हालांकि अभी भी होल्ड कर रहा है अपने मूव्स को, करीब 300 पॉइंट का पिकअप वहां पर। निफ्टी बैंक की हमने बात की, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 120.2 पर। मिड कैप इंडेक्स अगर आप गौर करें यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, आई थिंक 800-900 पॉइंट का इंट्राडे मूव था जो सिर्फ 350 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। सेंसेक्स भी ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशो गैप अभी भी है, अभी भी मामला 2:1 का है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है आज क्लोजिंग के आसपास। लेकर आते हैं आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन क्या बनी। आज जो मार्केट का क्लोज थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, उसमें ऑयल एंड गैस स्टॉक्स फिसले। मेटल्स में हमने देखा है सीधे तौर पर 1% का एक स्लाइड देखने को मिला। सरकारी बैंक, FMCG कल एक जोरदार तेजी थी, फ्लैट क्लोज वहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा थोड़े से नियंत्रण में, ऑटो की मोमेंटम बरकरार था, कैपिटल गुड्स में 200 पॉइंट के गेंस बनते दिखाई दिए। तो सेक्टोरली ये आपके लिए सिचुएशन उभर कर आई है। अब लेकर आते हैं आपके लिए आज का हीट मैप, और वहाँ पर ऑफकोर्स हमने देखा है M&M जैसे स्टॉक्स जो आज सुबह में नियरली 4.5-5% ऊपर थे, क्लोज इसका 3-3.25% ऊपर रहेगा। टेक महिंद्रा के लिए एक अच्छा सत्र उभर कर आया,
टेक महिंद्रा, आज टीसीएस जैसे काउंटर्स, हालांकि टेक सिर्फ 2% ऊपर है, टीसीएस आधा % ही रह गया है। एचडीएफसी बैंक 1736 के ऊपर का क्लोज देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मूव था एचडीएफसी बैंक का, नियरली 2% के गेंस। ट्रेंट देखिए, टाइटन देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए। ऑटो की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर M&M के साथ टाटा मोटर्स, आपका आयशर मोटर जैसे काउंटर्स, हीरो मोटो में आधे % तक के गेंस बनते दिखाई दिए थे। तो ये कुछ काउंटर्स थे जो फ्रंट पर थे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज का हाई मैं आपको बता दूं, वो था 1281 और लगा था कि अगर उन लेवल्स पर टिक जाता तो शायद बात बन जाती, लेकिन सीधे तौर पर एक स्लाइड देखने को मिला। डे हाई से हम लगभग 50 रुपए नीचे आए हैं और क्लोज RIL का भी करीब करीब 2% नीचे। तो आज का क्लोज अब आपकी स्क्रीन पर है 23,472 के लेवल्स पर। निफ्टी जाकर टिका है, सिर्फ 18 पॉइंट की बढ़त रह गई, तो ऊपरी लेवल से पूरी बढ़त गवाकर मार्केट क्लोज हो रहा है फ्लैट। निफ्टी बैंक भी बस महज 100 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप्स में जहां पर आतिशबाजी थी वो भी सिर्फ 300 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब। अब हर्षदा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी छुट्टी एक अच्छे दिन पड़ी है या खराब दिन पड़ी है। आज ग्लोबल मार्केट्स क्या करेंगे, है ना? क्योंकि ये अटैक ऐसे दिन हुआ है, मतलब हम पूरे दिन शायद कल डिलेमा में रहे, तो बड़े क्रिटिकल दिन ये छुट्टी पड़ी है, या फिर कह लीजिए कि ये इवेंट क्रिटिकल दिन हुआ है। तो शायद जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे होंगे गुरुवार को, तो डेरिवेटिव से ज़्यादा, टेक्निकल से ज़्यादा शायद यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स अपनी अहम भूमिका निभाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल छुट्टी है, छुट्टी बाजार की है, लेकिन याद रखिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो कल आपको अपना मत देना है। CNBC आवाज़ पर ये पूरी कवरेज। हर्षदा, आपका वोट कहाँ पर है? इधर बॉम्बे में है ना? ओके, चलिए, तो अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और गुरुवार को सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा मेरी और आशीष की, तब तक के लिए नमस्कार।